हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडिया के बारे में कि इंडिया की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की बात करूंगा कि इंडिया की क्या प्रॉब्लम है और हम किस चीज़ में आगे हो रहे हैं और किस चीज़ में बहुत जल्दी आगे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में ये वीडियो स्किप करके देखा या अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट में आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात आज छूट जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत रिसर्च की गई है और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज सबके पास पहुँचे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन नंबर 2 पे है। तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं कि हम 2 पे हैं, बहुत जल्द हम नंबर 1 पे भी आने वाले हैं, क्योंकि चीन की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन में ज़्यादा 6 से 7 करोड़ का ही अंतर है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है जिस हिसाब से इतना बड़ा देश है। चीन के बारे में आपको बताऊंगा कि चीन के पास हमसे ज़्यादा ज़मीन है और हमारी कहीं ना कहीं उसमें ज़मीन कम है। जैसे बोलते हैं ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन भी हमसे ज़्यादा बड़ा है। वो चौथे नंबर पे आता है और हम 7वें नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। और केवल हम अगर देखें तो उस पानी की मात्रा हमारे पास ज़्यादा, हमारे पास 9% पानी का है और उनके पास 1 पॉइंट के लगभग पानी का स्रोत है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि जिस टाइम हमारे देश की आज़ादी हुई थी तो उस टाइम हमारी जनसंख्या लगभग 34 करोड़ के लगभग थी और 70 साल के बाद वही जनसंख्या 134 के लगभग पहुँच चुकी है। तो आप समझ रहे हो कि कितना डिफरेंस बीच में आ गया है। तो 75 साल में हमने 100 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हुई है। तो उसमें डायरेक्ट हम पे इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, और आपको ये मालूम नहीं होगा कि उसमें 80% 25 करोड़ जनसंख्या नई जनरेशन के जो हमारे। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक क्यों बोलना चाह रहा हूँ और इन दोनों में डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों देखा गया है कि हम सोचते हैं कि चाइना नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मामले में, तो हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं। चाइना का लेने के हिसाब से हम नंबर 2 में, पर अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम नंबर 1 पे हैं। We are a billion people, okay? India has billion people. Strength of India. What the major strength of India? You guys. That is 600 million youth. तो अब मैं बात करूंगा उस बेरोजगारी की जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, बेरोजगारी। तो मैं आज उस बारे में बात करूंगा कि बेरोजगारी को ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हम कुछ ऐसे आइडिया दे सकते हैं कि हम बेरोजगारी को कहीं ना कहीं हम कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं आज 3 शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा और तीनों की शख्सियत के बारे में आप बाद में रिसर्च करना और देखना उनको, कि ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि कोई इंसान कहीं से भी बिलोंग करता हो, कहीं से किसी भी गांव से आता हो, कैसी भी उसकी शारीरिक स्थिति है और कितना भी पढ़ा लिखा है, तो वो कुछ ना कुछ अलग से काम कर सकता है। ये कहीं मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हो, किस गांव से आते हो, कितनी एजुकेशन है आपके पास, पर आपके पास क्रिएशन कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है कि आप अपने पैरों में खुद खड़े हो सकते हो। तो मैं आप उस चीज़ को आज बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं इस वीडियो के कॉन्टेंट में थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगूंगा कि मुझे कहीं पे कम बोलना है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो दोस्तों, होता क्या कि पहले के ज़माने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम 90% से ज़्यादा लोग के लगभग कृषि किया करते थे। तो आधे ज़्यादा लोग सब खेतियों में डिपेंड करते थे कि अपने खेती से चलता था, एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग डिपेंड थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि औद्योगिकीकरण आया, औद्योगिकीकरण में फैक्ट्रियाँ लगी और कई जॉब्स क्रिएट हुई। तो उनसे क्या हुआ कि उस टाइम के बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि एग्रीकल्चर से ही नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ा के हम उनको नौकरी भी लगा सकते हैं। तो जब नौकरी लगनी स्टार्ट हुई तो दोस्तों, तो उस टाइम स्कूल्स भी स्टार्ट हुए, लोगों ने अपने बच्चे स्कूल भेजे, अच्छी पढ़ाई की और हर माँ बाप का सपना था कि उनके बच्चे कहीं एक गवर्नमेंट जॉब करें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि आज़ादी के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन 34 करोड़ थी और आज की डेट में 136 करोड़ के लगभग एग्जिस्ट कर रही है। तो लोगों ने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी स्टार्ट करी और जनसंख्या बढ़ने के कारण वो एजुकेशन और जो बच्चे पढ़ते गए, अपनी डिग्रियां लेते रह गए, तो उनके आपस में उनका कंपटीशन होता रहा, जिसकी वजह से कंपटीशन होता रहा और नौकरियां भी कम लगती रही। कई बार करप्शन हुआ, कई बार किसी का अपने मन में वो था कि यार हम काबिल होने के बाद भी नहीं लगे, कई बार मतलब बहुत सारे वो देखे गए। पर इसका एक मेन रीज़न ये नहीं था कि आप इसी के पीछे लगे रहो कि आपकी नौकरी नहीं लगी। तो आप, हर किसी इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं और उसकी काबिलियत के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कर सकता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम पहले कृषि एग्रीकल्चर से थे, फिर हम औद्योगिक युग में आए जिसकी क्रिएट हुई, और उसके बाद आज की डेट में कौन सा टाइम है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा मेन टॉपिक है। तो दोस्तों, मेरा मेन टॉपिक ये है कि आज की डेट में हम जी रहे हैं इंफॉर्मेशन युग में।
जब इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में हर जगह कोने कोने पे इंटरनेट है, तो हम इसकी पावर से भी अपना कुछ कर सकते हैं अगर आपकी बाई चांस जॉब नहीं लगी है। इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूंगा कि मेरे जानने वाले कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि यार उनको एक जॉब लगी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से वो जॉब में रिजाइन देके दूसरी जॉब में गए थे। फिर उन्होंने 2-3 जॉब ऐसे छोड़ के जब तक उनको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिली तब तक वो जॉब कर रहे थे। तो उनकी नज़र में जॉब की कमी नहीं थी, वो कहते थे कि यार जॉब की कमी नहीं है पर जॉब करने वालों की कमी है। और जो लोग कहते थे कि यार जॉब नहीं है तो जॉब नहीं है और हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो अलग अलग तथ्य थे। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 प्रकार के आर्गुमेंट्स थे। एक कहते थे कि जॉब बहुत सारी है पर करने वाले नहीं है, और दूसरे कहते थे कि जॉब नहीं है करने वाले बहुत हैं। तो इन दोनों के बीच में आप भी समझ सकते हो कि किस टाइप की मेंटलिटी थी, क्योंकि एक की तरफ को अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था। और मेरे पास उदाहरण भी है कि कई लोगों ने अपनी जॉब चेंज करके जब तक वो अपनी इच्छा की जॉब नहीं मिली तब तक वो रुके नहीं और अपनी पसंद की जॉब करी। अब जो मेरा आज का मेन टॉपिक है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं 3 शख्स के बारे में बताऊँगा जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर चुके हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये चल रहा है इन्फॉर्मेशन युग। इन्फॉर्मेशन युग का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप दूसरे को शेयर करें तो आप ऑटोमेटिक ढंग से आप आगे बढ़ते हो और अपनी लाइफ में उस स्टेज तक पहुँचते हो जहाँ पे आपको सफलता मिलती है। तो 3 नाम मैं आपके सामने ऐसे बोलूँगा जिनके बारे में आप देखिए और पता कीजिए वाकई में कि ये इसी युग के हैं और अपना कहीं ना कहीं नाम कमा रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। पहला नाम है जानवी पंवार। आपने इस लड़की को देखा होगा कहीं पे यूट्यूब में या कहीं पे किसी शो में देखा होगा। ये लड़की हरियाणा राज्य के समालखा ज़िले की है। इसके गांव का नाम मालपुर है। आपको ये देखने में नहीं लगेगी कि इसको क्या नॉलेज है, पर मैं आपको बता दूं कि इतनी इंग्लिश में इतनी एक्सपर्ट है कि ये हर विदेश की लैंग्वेज जानती है। When you're 13? Yeah, my aim is to be in the little age. I want to do business anchoring. Okay. और BBC जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चैनल है मेरे हिसाब से BBC न्यूज़, तो उसमें भी इन्होंने एंकरिंग करी है और IAS जैसे अधिकारियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो अब ये बताइए कि अब इतनी छोटी लड़की है ना, हम इसको बोलेंगे नहीं यार ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये किस गांव से आ रही है, इसकी घर से भी ये मुझे इतनी नहीं लग रही थी, तो इसने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे किया। तो दोस्तों अगर बंदे के अंदर कुछ भी दम है या कुछ भी गर्स है तो वो कुछ भी कर सकता है। पर इंडिया की वंडर गर्ल के नाम से ये लड़की जानी जाती है और इसने जो अपना नाम कमाया है, तो अब आप ये बोलो कि इस लड़की में ऐसा क्या है कि ये कुछ कर नहीं सकती थी। तो इस लड़की के पास एक अपना हुनर था जिसने समाज के सामने आई, अपने हुनर को सामने दिखाया और अपने राज्य के नाम के साथ साथ अपने देश का नाम भी कर रही है और अपनी एक अलग जगह अपनी बना चुकी है। दूसरा नाम मैं बोलूँगा क्योंकि ये लड़की का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि आपको ये लगेगा चलो ये कहीं पुराने गांव से आती है, कैसे घर का है, फिर भी ये वहाँ तक पहुँची है। दूसरा उदाहरण दोस्तों जो बहुत बड़े लिखे इंसान है, इनका नाम है MBA चाय वाला। आप इनके बारे में सर्च करना यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी आप देखेंगे तो आप इसको मिलेगा। अब इस लड़के ने MBA करने के बाद एक चाय की दुकान खोली है। जो हर कोई सोचेगा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, MBA करने के बाद आप चाय कैसे खोल सकते हो। तो इनका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल बिलोर। इनके बारे में आप सर्च करना। और ये इतना पैसा कमाते हैं चाय के पीछे कि इनका मानना है कि यार अगर आप MBA करने के बाद अगर आपके पास कोई नई आइडिया नहीं आते, नई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं उस MBA करने का, क्योंकि किसी हाई कंपनी में भी जॉब कर सकते। पर इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और एक चाय वाला बन गए। आज की डेट में इनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनका आप टर्नओवर देखना मंथली तो आप चौंक जाओगे कि एक MBA करने वाला अगर जॉब करता तो इतना नहीं कमा सकता था। पर इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाया और एक चाय का बिजनेस स्टार्ट किया जिसके पीछे इनका एक नाम है। तो ये उदाहरण है कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं तो उनकी क्रिएटिविटी की वजह से वो आज की डेट में कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। तो ये मत बोलिए कि जॉब नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी से भी अपना कुछ कर सकते हैं, अपने के लिए कुछ कर सकते हैं। तीसरा नाम, ये इंडियन नहीं है पर मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, मैंने इनसे बहुत इंस्पिरेशन लिए। इनका नाम है निक विजोस। आप जैसे देख रहे होंगे निक विजोस को कि न इनके हाथ है ना पैर हैं। जिस इंसान के हाथ होंगे ना पैर होंगे तो वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ सीधा है कि इनके पास एक टैलेंट था, इनके पास एक दिमाग था और सबसे बड़ी बात होती है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि इन्होंने अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस है वो सब
बताया दूसरों को, कि दूसरों की लाइफ इंस्पायर किए, क्योंकि इन्होंने खुद एक बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी बचपन में, जब बहुत सारे इनके स्कूल के बच्चे इनको चिढ़ाया करते थे। तो हो सकता है कि डिप्रेशन में आके कोई भी ऐसा कर दे, पर ये कहते हैं कि वो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम होगा अगर कोई इंसान ऐसा करता है। फिर वो हालातों के साथ फाइट करी और आज की डेट में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। कौन कह सकता है कि इनको तैरना नहीं आता? इनको तैरने भी आता है, ये ड्राइविंग भी करते हैं, हर वो काम करते हैं जो एक साधारण सा इंसान भी कर सकता है जिसके पास हाथ पैर हैं। तो आप ये बताइए, अब मैंने तीनों के उदाहरण लिए थे, कि एक जानवी पवार का उदाहरण लिया था मैंने, एक MBA का उदाहरण लिया था, चाय वाले का उदाहरण लिया था, एक निक विजोस का उदाहरण लिया था। तो इन तीनों में आप सिमिलरिटी देखिए कि इन तीनों में कुछ ना कुछ है। एक के पास पूरा एक जो विकलांगता की उसमें है, फिर भी उन्होंने अपना पूरा दुनिया में नाम किया है अपने प्रभाव से, क्योंकि ऑल टोटली एक मेरे कहने करते कि आप जी रहे हो इंफॉर्मेशन युग में। पहले के टाइम ऐसा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, औद्योगिक युग था कि आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ता है हर पढ़ाई में, हर एरिया में, पर आप पढ़ाई के साथ साथ भी अपनी क्रिएटिविटी ऐसी बढ़ा सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा जो वो मुझे मेरी फेवरेट है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट कैनेडी, उनका एक स्पीच थी, और जब मैंने वो स्पीच सुनी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक हम्बल आवाज़ में, बहुत आवाज़ में कहा था, जो आप इसमें वीडियो में सुनिए। उन्होंने कहा था, उन्होंने केवल एक ही बात कही थी, मैं अभी हिंदी में बोलूँगा, कि ये कभी मत पूछो कि आप देश आपके लिए क्या कर रहा है, आस्क कि आप देश के लिए क्या कर रहे हो। तो ये And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि आप देश के भरोसे मत रहे हो, क्या पता देश भी आपके भरोसे बैठा हो। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो देश का नाम ऊंचा हो, और इंफॉर्मेशन युग जिसमें आप रह रहे हो, और मेन चीज़ है इतनी स्पीड से मिलीनियर पूरी दुनिया में आज तक किसी युग में नहीं बने जो इस टाइम में बन रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन युग है। इन्फॉर्मेशन युग का आप पूरा फ़ायदा उठाइए, और मेरा मानना है कि जैसे इन लोगों का मैंने उदाहरण दिया आपको, इनके जैसे आप अपना नाम कमाइए और देश का नाम कमाइए। और ये रोना मत कीजिए कि आपके लिए देश क्या कर रहा है, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, पहले ये भी सोचिए आप। तो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।